नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। दिल्ली में कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है। 3-4 डिग्री के आसपास अब ये तापमान पहुंच चुका है। ऐसे में हमारे हजारों किसान जिनकी उम्र 60 साल से भी ऊपर है, कुछ तो 80 साल तक के हैं, ठंड में ठिठुरे हुए पड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, जो कि उनको मालूम है कि अगर आज वो पीछे हट गए तो वो नहीं बल्कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी उनसे सवाल करेंगी कि क्यों नहीं सरकार के सामने एक लोकतांत्रिक देश में अपने सवालों को, अपनी चिंताओं को रखा गया। इसी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब वो पहुंच गए और वहां पर माथा टेका उन्होंने। वहां पर आपको मालूम है कि जो किसान हैं उनमें से बड़ी तादाद, या मैं कहूं कि नेतृत्व जो है वो सिख किसान कर रहे हैं, पंजाब से आए हुए और हरियाणा के किसान। और शायद इसी को एक संकेत के तौर पर इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री वहां पहुंच गए गुरुद्वारे में, और वहां बताया गया कि कोई बंदोबस्त, कोई सुरक्षा व्यवस्था जो ज्यादातर एक रूटीन के मुताबिक किसी भी प्रधानमंत्री को या महत्वपूर्ण व्यक्ति को मिली होती है, उस सब को लेकर नहीं गए। उनके लिए ट्रैफिक भी नहीं रोका गया और वहां पर जाकर उन्होंने बहुत आसानी से तमाम लोगों को अपने फोटो भी खींचने दिए। लेकिन अभी आप जो तस्वीरों में देख रहे थे उसको सुन लेते हैं कि आखिर जो वहां कथा चल रही थी, वहां जो शब्दवाणी थी, वो क्या कह रही थी, उसका संदेश क्या था। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि अभी फिलहाल किसान मुद्दे पर, किसानों को जो आंदोलन है इस मुद्दे पर क्या कुछ नया अपडेट है और क्या किसी समाधान की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। एक विडंबना ही है कि ये तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री वहां सबसे मिल रहे हैं, वो उनके फोटो भी खींचे जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री वहां तक तो पहुंच गए गुरुद्वारा तक। वहां उन्होंने ये भी कहा कि गुरु तेग बहादुर जो है वो यहीं पर उनका अंतिम संस्कार हुआ था और उनका आशीर्वाद भी वो लेने चले गए वहां। लेकिन इसके अलावा उन्होंने कुछ ही किलोमीटर दूर, आप सोचिए संसद भवन के पास ये बना हुआ है गुरुद्वारा, उससे कुछ ही किलोमीटर दूर जा ठिठुरती ठंड में जो हमारे किसान वहां पर हैं उनसे मिलना उन्होंने अच्छा नहीं समझा, उनसे मिलना उन्होंने जरूरी नहीं समझा, लेकिन एक सांकेतिक रूप में दिखाने के लिए वहां गुरुद्वारे जरूर पहुंच गए। बेशक तू अपने आप को कहता है कि मैं धर्मी हाँ, संगत करदा, बाणी पढ़दा, सेवा करदा, पर कहते जे तेरी सोच दे विच तब्दीली नहीं आई, निस दिन सुन के पुराण समझ तो ना रे अजान, काल तो पहुंचो आन कहाँ जह भाजरे। धार्मिक ग्रंथां की सिक्ख्या सरवण भी की, धार्मिक ग्रंथां नूं पढ़िया भी, पर जेड़ा धार्मिक ग्रंथां दे राही उपदेश सी मानवता दे भले वाला, परमात्मा दी बंदगी वाला, सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब पिता कहंदे जे तू इबादत नहीं कीती, मानवता दे भले दी विचारधारा तेरे जीवन विच नहीं आई, एक गल दा ख्याल रखी, जदों काल ने आउणा है, धर्मराज दे जमदूत आउणगे, जदों काल तेरे सिर ते आके उन्हें गले विच फाई पा ली, सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब पिता जी कहंदे कहाँ जाए भाजरे, किथे भाजेगा। अभी सुन लेते हैं कि ये जो पंजाबी में आपने सुना कथा, उसके क्या मायने हैं। अगर मोटे तौर पे देखा जाए, जो कहने की कोशिश हो रही है वो ये कि तुम अपने आप को जितना भी धार्मिक मान लो, जितना भी सेवा कर लो, लेकिन अगर तुम्हारी सोच में बदलाव नहीं आया या मानवता के भले के लिए तुमने इबादत नहीं की, तो गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि तुम याद रखो, जब मौत आएगी, जब यमदूत आएंगे, तो तुम कहाँ भागोगे, किधर बचकर निकलोगे। इसको एक विडंबना हम कहेंगे। जाहिर है प्रधानमंत्री ने ये नहीं चुना होगा कि उस वक्त वो वहां पर दाखिल हों जहां ये खास शब्द कहे जा रहे हों, लेकिन इस गुरुद्वारे से, गुरुद्वारा रकाबगंज से जो गुरु तेग बहादुर हैं, उनका ये संदेश जरूर प्रधानमंत्री को सुनना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से कहा है कि तुम्हारी सोच में बदलाव आने की जरूरत है और मानवता की भलाई के लिए जब तक तुम कुछ नहीं करोगे, जब तक चाहे तुम कितने भी धार्मिक व्यक्ति क्यों ना हो, तुम्हारी इबादत जो है वो स्वीकार नहीं होगी। ये इतना बड़ा संदेश प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं सुना। उन्होंने लिखा अपने ट्विटर से, आई फेल्ट एक्सट्रीमली ब्लेस्ड, काफी ब्लेस्ड वो महसूस कर रहे हैं कि वहां आशीर्वाद लेकर आए हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि ये ब्लेस्ड, क्या ये ब्लेसिंग जो ठंड के मौसम में, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, जहां 2 दर्जन से भी ज्यादा हमारे किसान
इस कड़कड़ाती ठंड, इस जुल्म, इस ऑपरेशन का, इस गैर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का शिकार होकर उन्होंने अपनी जान दे दी है। और न जाने कब तक ये चलता रहेगा आंदोलन, कब तक ये विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा और कब तक यूं ही हमारे किसान एक के बाद एक अपनी जान से हाथ धोते रहेंगे। हमें यह भी मालूम है कि हमारे एक बुजुर्ग किसान ने आत्महत्या कर ली, अपने को उन्होंने खुद गोली मार ली इस संघर्ष को देखते हुए, इस तकलीफ को देखते हुए। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जो हमारा सत्ता दल है वो सिर्फ संकेतों में विश्वास रखता है। इस कड़कड़ाती ठंड में गुरुद्वारे की जगह अगर गए होते हमारे प्रधानमंत्री इन किसानों से मिलने के लिए, कहीं पर भी चले गए होते, अब तो आधे दर्जन से भी ज्यादा जगहों पर ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कहीं पर भी उन्होंने मिलना उनसे मुनासिब समझा होता, ठीक समझा होता, तो शायद इस सांकेतिक कदम से बेहतर माना जाता। तो एक तरफ आपने देखा कि ये सांकेतिक सी कार्रवाई प्रधानमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से की गई, तो दूसरी तरफ जो खतों किताबत का सिलसिला है दोनों तरफ से वो भी चल रहा है। किसानों ने प्रधानमंत्री की इस बात का, इस आरोप का जवाब देते हुए कहा, जब उन्होंने कहा कि ये विपक्ष है जो किसानों को बहका रहा है। ये साफ तौर पर उन्होंने मध्य प्रदेश के किसानों से बातचीत करते हुए कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान ये कर दिया था, ये साफ कर दिया था कि वो कानून वापस नहीं लेंगे, सुधार के लिए तैयार हैं, वो सर झुका रहे हैं, हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन किसानों की बात को कि कानून वापस लिया जाए मानने को तैयार नहीं है। और जो बहकाने वाली बात थी, इस पर एक किसान यूनियन ने प्रधानमंत्री को और साथ ही कृषि मंत्री को खत लिखा और कहा कि कोई हमें नहीं बहका रहा है, हम अपने जो कंसर्न्स हैं, हमारी चिंताएं हैं वो जानते हैं। अब सरकार की तरफ से खत आया और ये कहा गया कि आप अपनी मर्जी से जो चाहे तारीख चुनिए और आपसे बातचीत को हम तैयार हैं। अब इस खत की पेशकश को भी किसानों ने रिजेक्ट कर दिया है। तो अभी ये जो बातचीत का सिलसिला है ये सीधे तौर पर खत्म होकर 5 राउंड की बातचीत के बाद अब यहां आ गया है, जब तमाम तरह का प्रोपेगेंडा फेल हो गया है, उसके बावजूद भी बदनाम करने की तमाम कोशिशें किसानों को, इस पूरे आंदोलन को, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी माओवादी, कभी नक्सलवादी, कभी भारत जो है वो जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो सब कहने की कोशिशें जब नाकाम हो गई, उसके बावजूद भी प्रोपेगेंडा लगातार चल रहा है और बातचीत एक तरह से एक ऐसे मकाम पर आ गई है जहां ये समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। अब आपको मैं बताती हूं कि कल ही शाम की ये बात है कि किसान जो एकता मंच है उसका फेसबुक का जो पेज, उसकी बड़ी फॉलोइंग है, उसको फेसबुक ने एक तरह से रोक दिया, एक तरह से बैन कर दिया कई घंटों तक। और यही किया गया इंस्टाग्राम पर भी। इंस्टाग्राम भी आपको मालूम है कि फेसबुक ही चलाता है और फेसबुक के साथ और जियो के साथ क्या डील है ये भी आपको मालूम है कि ये दोनों अब बिजनेस पार्टनर्स हैं। तो इसके बाद जब काफी बवाल हुआ ट्विटर पर, पूरे सोशल मीडिया पर, तब जाके इस पेज को दोबारा रीइंस्टेट किया गया, दोबारा बहाल किया गया, जो फेसबुक पर पेज था और इसके अलावा जो पेज था इंस्टाग्राम पे, जो अकाउंट था किसान एकता मंच का। लेकिन अभी भी यूट्यूब पर उनका चैनल चल रहा है और किसानों ने जो मेन स्ट्रीम मीडिया सो कॉल्ड है उसको, दरबारी मीडिया को रिजेक्ट करते हुए अपना खुद का न्यूज़पेपर शुरू किया है। खुद वो अपनी इंफॉर्मेशन, जो उनकी सूचना है, वो आम जनता तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि एक ये बड़ा आंदोलन है, कई जगहों से हो रहा है, कई लाख लोग इसमें भाग ले रहे हैं। और सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि अंदरूनी ही, क्योंकि आप समझिए कि जब इतना बड़ा प्रोपेगेंडा हजारों करोड़ खर्च करके जब मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए चलाया जा सकता है, तो किसानों के बीच में क्या आपस में फूट नहीं डाली जा सकती? इसीलिए उन्होंने खुद जो है वो अपना न्यूज़पेपर भी शुरू किया है। अब आपको मैं एक सर्वे के बारे में बताती हूँ, फिर किसानों के न्यूज़पेपर के बारे में बताऊंगी कि आप विडंबना ये देखिए कि न्यूज 18 ने किसान जो कानून है उन पर अपना एक सर्वे किया है। पहली बात तो देखिए, न्यूज 18 पूरा नेटवर्क वो रिलायंस के जरिए, मुकेश अंबानी के जरिए वो ओन किया हुआ है, वो उसके मालिक हैं। यानी जो इस पूरे जो किसान कानून है उसमें जो एक स्टेक होल्डर हैं, जिनके खिलाफ ये पूरा मूवमेंट चल रहा है, पूरा आंदोलन चल रहा है, अंबानी और अडानी के खिलाफ, उन्हीं का चैनल सर्वे करता है। और सर्वे करने के बाद आपके सामने मैं पेश करती हूं कि आंकड़े क्या हैं। वो ये कह रहे हैं कि पूरे देश में उन्होंने 22 राज्यों में ये सर्वे किया और 53.6% लोगों ने जो है कहा कि इस नए कानून का वो सपोर्ट करते हैं और 56.59% लोग ये मानते हैं कि इस वक्त अब किसानों को अपना ये प्रदर्शन वापस ले लेना चाहिए। वाह वाह, मतलब ताली बजाने की जिसे कहते हैं वो बात सिर्फ काफी रह गई है कि खुद वो शख्स, वो कंपनी जो कि पार्टी है इस पूरे मामले में, जिनके खिलाफ आंदोलन चल रहा है, उन्हीं का चैनल सर्वे करता है
और 22 राज्यों में सर्वे करने की इन्होंने बात की है। 22 राज्यों में 2400 लोगों से सिर्फ बातचीत करते हैं। जहां लाखों किसान अभी धरने पर हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन 2400 लोगों से, आप सोचिए एक स्टेट में आखिर कितने लोगों से इन्होंने बात कर ली होगी। उनसे बातचीत करते हैं और ये बता रहे हैं कि जो मेजोरिटी है, बहुसंख्या है, वो ये बताती है लोगों की कि जो हमारे किसान हैं वो उनके लिए फायदेमंद हैं ये जो कानून है। और खासकर इन्होंने जिक्र किया है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का। और बाकी लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से बहकाए हुए हैं। तो पंजाब में उन्होंने कहा कि वहां पर सपोर्ट नहीं मिला इन कानूनों को लेकर, चूंकि वहां काफी पोलिटिसाइज हो चुकी है जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, जो उसका लिबरलाइजेशन किया जा रहा है वो काफी पोलिटिसाइज हो चुका है, उसका राजनीतिकरण हो चुका है। इसलिए अब ये हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है कि आप ये सोचिए कि सोचते हैं कि शायद भारत के बाकी लोग ये नहीं जानते कि उनकी भलाई किसमें है, उनकी अच्छाई किसमें है। और सबसे बड़ी बात, ये ऐसे वक्त पर जबकि नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले 6-6.5 साल के कार्यकाल में सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा पुशबैक अभी जो है उभरा है वो किसानों की तरफ से आया है। और अब अंबानी और अडानी भी ये कह रहे हैं कि वो मिस इन्फॉर्मेशन का, वो गलत सूचना का शिकार हैं। अंबानी, उन्होंने, रिलायंस ने बॉयकॉट जियो कैंपेन जो चलाया गया उसके जवाब में ट्राई को उन्होंने लिखा है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है भारत की टेलीफोन, उन्होंने उसको लिखा है, टेलीकॉम, उसमें लिखा है कि एयरटेल और वोडाफोन जो है वो किसानों को एक्सप्लॉइट करने का काम कर रहे हैं। और जबकि दोनों ही, जो वोडाफोन और एयरटेल है, उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया है। यानी वो ये कह रहे हैं कि चूंकि उनके वो डायरेक्ट कंपेटिटर हैं और इसीलिए ये किसानों को बहकाने का काम कर रहे हैं एयरटेल और वोडाफोन, चूंकि उनको फायदा मिलेगा अगर जो बॉयकॉट जियो कॉल है वो सक्सेसफुल, वो कामयाब हो जाती है। अडानी ने, मैंने आपको बताया कि पूरे बड़े न्यूज़पेपर्स में फुल पेज एड देकर ये कहा कि हम जो हैं वो किसानों से अनाज नहीं खरीदते, बल्कि हम सिर्फ स्टोरेज का काम करते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए। तो वो भी मिस इन्फॉर्मेशन, जो गलत सूचना है, उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जिनके खिलाफ ये है पूरा मुद्दा, वही किस तरह से अपने को ही पीड़ित बता रहे हैं। आप ये अंदाजा लगाइए कि इस वक्त, इस ठंड के मौसम में, जहां अब 3 हफ्ते से भी ज्यादा गुजर चुका है, 25-26 दिन हो चुके हैं किसानों को ये मार्च करते हुए, ये आंदोलन करते हुए, जहां उन्होंने टियर गैस से लेकर, बैरिकेड से लेकर, पानी की बौछारों से लेकर, ठंड की मार से लेकर, कोरोना के खतरे से लेकर सब कुछ वो सह गए हैं। उसके बावजूद भी उनके साथ किस तरह का सुलूक हो रहा है कि सिर्फ उनको खत मिल रहे हैं, उनको सिर्फ संकेत मिल रहे हैं, उनको सिर्फ बदनामी मिल रही है और बातचीत का कोई भी रास्ता आने वाले दिनों में हमें नजर नहीं आ रहा है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।